Good evening, everyone. We are here with yet another session. Today, here we are with Dr. Vaishali. She has completed her bachelor's in electrohomeopathy medicine and surgery in 2018, and currently she is pursuing bachelor's in naturopathy and yogic sciences. And she is in final year, and she is pursuing this BNYS from Shubharti Medical University, Meerut. I would like to call you on our platform for the topic understanding naturopathy in integration with homeo to treat PCOS, polycystic ovarian syndrome, or PCOD. I would like to thank that you have given a time to all of us. Thank you so much to come on our platform. Thank you so much, Pavid, for the introduction. So we'll start the understanding of naturopathy in integration with electrohomeopathy medicine, right? For PCOS and PCOD. So for this, इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमने PCOS और PCOD है क्या और उसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि मेनली हम लोग को ये चीज लगती है कि PCOS एंड जो PCOD है वो एक ही चीज है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि आप PCOS एंड PCOD को दोनों एक अलग चीजें हैं. सो नेक्स्ट. नेक्स्ट इसमें हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि जो पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसीज होती है, जिसको हम लोग पॉलिसिस्टिक PCOD बोलते हैं, राइट? उसमें क्या होता है कि हमारी जो नेचुरल ओवरी है वो हर मंथ में जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें से एग रिलीज करती है कि अगर वो स्पर्म से मीटअप होता है तो वो जाइगोट फॉर्म में फॉर्म होता है, अदरवाइज वो मेंसेस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है, राइट? तो पीसीओडी में होता क्या है कि जो फॉलिकल्स हैं वो एक ही जगह पे बहुत ज्यादा इमेच्योर एग्स को फॉर्म करने लग जाते हैं और इमेच्योर एग्स को वो बढ़ाने लग जाते हैं. तो इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारा जो हार्मोन्स है, एग्स जो रिलीज होते हैं वो सिस्ट फॉर्म में रिलीज होने लग जाते हैं, जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि जो हमें ओवरी का, अगर हम लोग जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो हमें ओवरीज में जो नेकलेस टाइप का, एक पर्ल नेकलेस टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि हमें शो होने लगता है कि जैसे कि छोटे छोटे सिस्ट हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि ये हार्मोन्स की वजह से होता है, और इसमें ऐसा कुछ दिक्कत भी ज्यादा नहीं होती है. कभी कभार साइकिल्स आपकी जो होती हैं वो उसका टाइम पीरियड कम हो जाता है, या उसके इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ऐसे हैं कि कई बार इग्नोर कर दिए जाते हैं. तो इसमें होता क्या है कि आपकी जब साइकिल मिस हो रही है तो ये आपका जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हो जाता है, डाइट की वजह से हो जाता है, इसमें ये चीजें होती हैं. और जो हमारा PCOS होता है, नेक्स्ट, जो PCOS होता है वो एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ठीक है? इसमें होता क्या है कि ये मेनली 12 to 51 ईयर्स की जो फीमेल्स होती हैं उनमें होता है. इसमें जो मेल हार्मोन्स हैं जो कि हमारी ओवरी बनाती है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में बनाती है, जैसे एंड्रोजन जो है वो मेल हार्मोन है. इसमें क्या होता है कि जो एंड्रोजन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लग जाता है हमारी ओवरी के थ्रू, और जो हमारे फीमेल्स हार्मोन है जैसे कि एस्ट्रोजन हो गए, प्रोजेस्टेरोन हो गए, तो वो कम हो जाते हैं. तो इससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में मेल चेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में कहीं भी बाल आने लग जाएंगे जहाँ पे बाल नहीं होने चाहिए, जैसे मेल पैटर्न की जो हेयर ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है और हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है. इसमें क्या होता है कि इसके साथ साथ आपकी ओवरीज के साथ साथ आपके जो और सिस्टम्स हैं और ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर वो भी इफेक्ट होने लग जाते हैं. इसमें हमारा रिस्क क्या रहता है सबसे ज्यादा कि आपको थायराइड होने के चांसेस होते हैं, आपको डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं. इसमें रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और ये सीवियर कंडीशन हो जाती है हमारे PCOD से, राइट? नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग इसका डिफरेंस ही देखेंगे तो मीनिंग में अगर ये इमेच्योर PCOD को हम लोग देखें तो ये इमेच्योर और पार्शियल मेच्योर एग्स को ट्रांसफॉर्म करता है सिस्ट में, राइट? तो PCOS में क्या होता है कि ये हाई क्वांटिटी ऑफ मेल हार्मोन्स को सिस्ट में फॉर्म कर देता है, जिससे कि हाई जो मेल हार्मोन्स है वो ज्यादा रिलीज होने लग जाते हैं. तो हमारे जो मेंसेस हैं
तो वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि वो सिस्ट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो हमारा पीसीओडी है वो 1/3 वुमेन्स को रहता है अराउंड द वर्ल्ड, जैसे हम लोग एक डाटा डाटा के थ्रू देखें, और ये जो पीसीओएस है ये बहुत कम वुमेन्स में है अकॉर्डिंग टू पीसीओडी। इसमें जो फॉलिकल्स है हमें वो 5 टू 6 फॉलिकल्स दिखेंगे, लेकिन जो पीसीओएस में है वो हमें 12 से ज़्यादा दिखेंगे, 12 दिखेंगे या उससे भी ज़्यादा। मतलब जैसे अगर हम लोग पीसीओडी में देखें तो पीसीओडी में हमें छोटे-छोटे कुछ ही पॉलीसिस्ट नज़र आएँगी। लेकिन जो पीसीओएस है उसमें हमें बहुत उससे भी ज़्यादा, या आप कह सकते हो डबल, हमें सिस्ट नज़र आएँगे। नेक्स्ट। जो पीसीओडी में ये फर्टिलिटी को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये आप अगर थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल चेंज करोगे, अपने थोड़ा-सा न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे या अपने डाइटरी चेंजेस करेंगे, तो ये उसके थ्रू आप इसको ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं। बट जो हमारा पीसीओएस है, उसमें हमें डिफ़िकल्टी के चांसेस ज़्यादा होते, फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू पीसीओडी। उसमें इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और आप उसको ईज़िली ऐसे ही लाइक सिंपल मेडिकेशन से, लाइफ़स्टाइल चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हमें और भी चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं इसको ठीक करने के लिए। जो सिम्पटम्स होते हैं अ, पीसीओडी में, वो लेस देन 9 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स इन अ ईयर हो जाता है, कि मतलब कि हमें जैसे 12 मंथ्स है, तो वो 12 मंथ्स की जगह पे हमें 9 मंथ से भी ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो हम लोग उसको डायग्नोज़ कर सकते हैं पीसीओडी है। या हमें एब्सेंस हो रहे हैं पीरियड्स हमारे कुछ-कुछ टाइम में, या 3 मंथ्स में, या उससे ज़्यादा टाइम में अगर हमें बीच में पीरियड्स आ जाते हैं। एब्नॉर्मल हेवी ब्लीडिंग होनी, जैसे कि हमें नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं हो रही है, हमें एब्नॉर्मल तरीके से और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें भी एक ये सिम्पटम है, हम लोग उसको देख सकते हैं, कंसिडर करेंगे कि हाँ, ये हमारा पीसीओडी हो सकता है, ठीक है? और पीसीओडी में हमें एज़ सच कोई, हम लोग यूएसजी से भी सिर्फ डायग्नोज़ कर सकते हैं, हमें उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें उसके लिए ब्लड टेस्ट चाहिए, या हमें उसके लिए अ, हार्मोन्स टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं। और इसमें क्या होता है, पीसीओएस में इर्रेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, लेकिन इसमें इर्रेगुलर जो पीरियड्स का साइकिल होता है वो ज़्यादा होता है, जैसे कि 6 मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स तक कंटिन्यूएशन में हमें पीरियड्स नहीं आए हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आए हैं। और इसमें फिर एक चीज़ ये भी हो जाती है कि कंटिन्यूएशन में हमें कई मंथ्स तक कंटिन्यूएशन साइकिल चल रही है। लाइक कंटिन्यूएशन वे में, कि जैसे कि हमें कंटिन्यूअसली डे बाय डे चल रही है, कोई इसमें गैप नहीं है। लाइक अगर जैसे कई पेशेंट्स होते हैं, उनको कंटिन्यूएशन में 45 डेज़ की साइकिल हो रही है, कंटिन्यूएशन में 35 डेज़ की साइकिल हो रही है, 30 डेज़ की हो रही है, पूरा-पूरा मंथ उनकी साइकिल चल रही है, तो उस चीज़ों में हम लोग पीसीओएस कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो कई-कई महीने नहीं होते हैं, और फिर जब होते हैं तो वो कंटिन्यूएशन पीरियड में हो जाते हैं। और इसमें हेवी ब्लीडिंग होती है, मेल पैटर्न की बैडनेस आ जाती है, जैसे कि कहीं-कहीं से हमारे बाल जो हैं वो थिन होने लगते हैं, हेयर फॉल का प्रॉब्लम आ जाता है। हिस्ट्रिज्म हो जाता है, जैसे कि हमें जो चिन एरिया है हमारा, फेशियल हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि मेनली मेल पैटर्न में होती है, फीमेल्स में इतनी ज़्यादा नहीं होती है, राइट? हेडेक होने लग जाता है, एक्ने की प्रॉब्लम आने लग जाती है, डार्कनेस ऑफ स्किन होने लग जाता है, जैसे आर्मपिट, नेक और ग्रॉन एरिया में आपकी जो स्किन है वो डार्कन होने लग जाती है, आपकी जो पूरी बॉडी की स्किन है उसके कंपैरिज़न में। वेट गेन हो जाता है। कई एक इसमें ये क्वेश्चन आता है कि अगर वेट गेन हो रहा है तो क्या वो पीसीओएस है हमारा? पीसीओएस है हमें, इसकी वजह से हमारा एब्नॉर्मल वेट गेन हो रहा है। वेट गेन की वजह से कभी भी हमें पीसीओएस नहीं होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर पीसीओएस या पीसीओडी है तो उसकी वजह से ही हमारा वेट गेन हो रहा है। कई लोगों को वेट गेन भी नहीं होता, कई लोगों की बॉडी एकदम नॉर्मल रहती है, लेकिन वो लोग डायग्नोस होते हैं पीसीओएस और पीसीओडी से। तो वेट गेन एक पर्टिकुलरली हम लोग उसको मेन चीज़ नहीं कह सकते कि वेट गेन है तो ह इसको पीसीओडी है या पीसीओएस है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं, पीसीओडी में कोई सीरियस एज़ सच कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं, क्योंकि ये ईज़िली ट्रीटेबल है। कई बार हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है पेशेंट को, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट डिज़ीज़ होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। एडवांस एंडोमेट्रियल कैंसर होता है, जिसकी व जो कि फिर अगर हम लोग एडवांस एंडोमेट्रियल कैंसर में अगर हम लोग चले जाएँ, तो फिर उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ये सॉल्यूशन रह जाता है कि आपको सर्जिकली रिमूव करवाना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट।
जो इसमें कॉजेज रहते हैं पीसीओडी में, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कि हम लोगों का लाइफस्टाइल जो है उसमें हम लोग बिल्कुल जैसे सेडेंटरी है, बिल्कुल हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, ज्यादा लेटे रह रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेटे लेटे काम हो रहा है सारा, तो हम लोग ज्यादा उठ बैठ नहीं रहे हैं, उसकी वजह से ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग बॉडी की, तो उसकी वजह से ये फॉर्मेशन होने लग जाती है। अनहेल्दी डाइट, कि हम लोग डाइट में जो है वो अनहेल्दी फूड्स ले रहे हैं, जंक फूड हो गए, हमारे प्रोसेस फूड हो गए, हम लोग केन फूड ले रहे हैं, पैक्ड फूड ले रहे हैं, डीप फ्राइड फूड ले रहे हैं, तो ये चीजें जिसको हम लोग नेचुरोपैथी में कहते हैं तामसिक डाइट, राइट। हार्मोन ऑल्टरिंग मेडिकेशन, जैसे कि हम लोग अगर एलोपैथी का कॉन्सेप्ट देखें और पीसीओडी, अगर आप पीसीओएस है और आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं कंसल्ट के लिए, तो वो उसमें आपको मेनली प्रिस्क्राइब करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपकी हो गई, या आपको हार्मोन्स पिल्स देंगे, तो ये उसकी वजह से और ज्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि आप जब तक वो पिल्स लेंगे वो तब तक ठीक रहेगा, जब आपने वो मेडिकेशन स्टॉप कर दी उसके बाद से वो आपको सिम्टम्स फिर से शो होने लग जाएंगे, ठीक है। सेवरल ओवर द काउंटर मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट्स, जैसे अगर हम लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और मेडिकेशन ले रहे हैं, उसके वजह से भी काउंटर हो जाते हैं ये। पॉल्यूशन है, कि जैसे कि अगर हम लोग पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम लोग ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, हमारा जो बॉडी के 5 एलिमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक्सेसिव इंसुलिन प्रोडक्शन, हमारा जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो जब बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हाई एंड्रोजन लेवल्स हो जाते हैं तब। लेकिन इसी के साथ साथ पीसीओएस में क्या होता है, ये सारे तो कॉजेज हैं, इसके साथ साथ है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग जाता है, जब एंड्रोजन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है। और हेरिडिटरी, लाइक कि हमारे जीन्स में भी आता है, जीन्स की वजह से भी हमें हो जाता है। तो नेक्स्ट, अब हम लोग इसको, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी पीसीओएस एंड पीसीओडी को लेके, अब हम लोग इसको समझेंगे कि हमारे नेचुरोपैथी के थ्रू हम लोग इसको कैसे मैनेज करते हैं, राइट। तो नेचुरोपैथी का एक सिंपल से कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, जैसे प्राइमरी मैनेजमेंट, अगर हम लोग नेचुरोपैथी को कहें, नेचुरोपैथी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उसमें ये चीज आती है कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी चीज बीमारी हो रही है, तो वो एक्यूमुलेशन ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स और मॉर्बिड मैटर, ठीक है, अगर किसी भी मॉर्बिड मैटर जो एक्यूमुलेट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर उसकी वजह से हो रही है। सेकेंड थिंग, हमारी बॉडी के जो 5 एलिमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। थर्ड, कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल है जो अटैक कर रहा है, राइट। तो ये प्राइमरी एम ऑफ नेचुरोपैथिक मैनेजमेंट इज टू अंडरस्टैंड वेयर द डिविएटिंग फ्रॉम द नेचर्स लॉ एंड करेक्ट अकॉर्डिंगली। हम लोग इसको जो नेचुरोपैथिक मैनेजमेंट है वो हम लोग नेचर लॉ के थ्रू हम लोग इसको सही करते हैं। कंडीशन सच एज डिस्टर्ब सर्काडियन रिथम, स्ट्रेस एंड इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, जो मेन हमारा पीसीओएस और पीसीओडी को अगर हम लोग मैनेज कर रहे हैं, तो हमें जो मेन सर्काडियन रिथम है कि अकॉर्डिंग टू टाइम, जो एक हमारा साइकिल है, होल साइकिल डे का, 24 आवर्स का, कि हमें कौन से टाइम पे क्या काम करना चाहिए, उसकी जो हमारी जो बॉडी है उस काम को सबसे ज्यादा इफेक्टिव बनाएगी उस टाइम पे। जैसे कि हमें खाने का जो टाइमिंग है वो हमारा लंच का टाइमिंग है 12 to 2 के बीच में ही रहे, अगर हम लोग 4 के बाद ले रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा अफेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा अफेक्ट जो देगा बॉडी वो 12 to 2 के बीच में देगा, राइट। तो ये सर्काडियन रिथम जो हमारा होता है बॉडी का, ये डिस्टर्ब हो जाता है, प्लस स्ट्रेस होता है इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल की वजह से। और मोस्ट कॉमन कॉज है ये पीसीओएस अक्रेंस का। अगर हम लोग देखें कि आज की डेट में जैसे कि पीसीओएस एंड पीसीओडी जो बढ़ रहा है इतना ज्यादा फीमेल्स में, गर्ल्स में, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम लोगों का जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है, प्लस इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल है, क्योंकि हमारा डाइटरी भी नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी भी टाइम सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, लाइक जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम जो हो रहा है उसमें ये चीजें हैं कि आपका नाइट शिफ्ट हो रही है, तो आपका सर्काडियन रिथम जो है कि पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि जिस टाइम पे हमें सोना चाहिए, जिस टाइम पे हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए,
कि वो अपने आप को अंदर से हील करे, उस टाइम पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए जो सर्काडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो चुका है पूरा का पूरा, और यही मेन कॉज है हमारा पीसीओएस एंड पीसीओडी का होने का। क्योंकि अगर जैसे आप देखेंगे, अगर आपका सर्काडियन रिदम बिगड़ गया है, तो आप किसी भी टाइम पे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो उस टाइम पे उतना ज़्यादा उस काम को इफेक्ट दे ही नहीं रही है। तो वो चीज़ तो टोटली वेस्ट हो गई, और वो फिर क्या होगा, वो एक एक्युमुलेट होता चला जाएगा आपकी बॉडी के अंदर एज़ अ मॉर्बिड मैटर के लिए तरह। क्योंकि जो आपका खाने का टाइम है, आप मेन जो हम लोग जिसे कहते हैं कि खाना एक फ्यूल है, क्योंकि हमारी बॉडी एक मशीन है और खाना जो है वो फ्यूल है। अगर हम लोग फ्यूल को सही तरीके से सही टाइम पे नहीं देंगे, तो वो उस फ्यूल की जो बॉडी काम कर रही है उस फ्यूल पे, तो वो तो काम करेगी नहीं इजन। Correction of the condition will prevent the accumulation of morbid matter, lowered vitality, and abnormal states of toxemia. अगर हम लोग ये तीन चीजें इनको करेक्ट कर लें, लाइक अपना सर्काडियन रिथम जो है उसको नॉर्मल कर दें, हमारा स्ट्रेस जो है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करें, और इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल को हम लोग पूरी तरीके से ठीक करें, तो हम लोग ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है मॉर्बिड मैटर का, और जो हमारी वाइटलिटी कम हो रही है, प्लस एब्नॉर्मल स्टेट्स जो टॉक्सिमिया की बढ़ रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम लोग उसको करेक्ट कर सकेंगे और प्रिवेंट कर देंगे इस चीज से। Excess androgen secretion modulates the circulation rhythm, which directly affects the central circadian clock in the suprachiasmatic nucleus (SCN). जो एक्सेस एंड्रोजन सिक्रेशन होता है वो डायरेक्टली मॉड्यूलेट करता है हमारे सर्काडियन रिथम से, जो कि सर्काडियन रिथम जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है सेंट्रल सर्काडियन क्लॉक को, जो कि एसपीएन होता है हमारा। लाइक ब्रेन में जो भी हमारे सर्काडियन क्लॉक जितनी है वो हमें जो इफेक्ट कर रही है, उसकी वजह से सर्काडियन रिदम अगर हमारा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सारा वर्क है न्यूरॉन्स ट्रांसमीटर हो गया, या कुछ भी हमें चीज पता बताई जा रही है, कोई भी एक्शन देना है या कोई भी ऑर्डर हमें जो मिल रहा है, कमांड मिल रही है, वो डायरेक्टली ब्रेन से मिल रही है। तो अगर हमारा सर्काडियन रिदम खराब हो जाता है, इफेक्ट होता है, तो वो डायरेक्टली हमारे जो सेंट्रल सर्काडियन क्लॉक है एसपीएन, उस पे इफेक्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग अपना सर्काडियन रिथम ही करेक्ट कर लेंगे, उसको ठीक कर देंगे, तो ये जो हमारा सेंट्रल सर्काडियन क्लॉक है वो ठीक हो जाएगा, और हमारे ब्रेन से हमारे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो नॉर्मल होने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जो इससे मैनेजमेंट करेंगे हमारी बॉडी में, अगर हम लोग जैसे देंगे नेचुरोपैथी में हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सन बाथिंग देंगे, डाइट देंगे, फास्टिंग करेंगे, राइट। हाइड्रोथेरेपी में हम लोग टॉनिक सिप्स बाथ देंगे, शॉर्ट कोल्ड पैक, शॉर्ट वेरी कोल्ड आउचेस देंगे, हॉट एंड कोल्ड इमर्जन बाथ देंगे, वेट शी पैक देंगे, हिप बाथ देंगे, हॉट हॉट हिप पैक देंगे विद हॉट फुट बाथ, ऑल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड पैक देंगे लोअर एब्डोमेन रीजन में, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसर देंगे लो टू लोअर एब्डोमेन, ऑल्टरनेट हॉट और कोल्ड हिप बाथ। तो अगर हम लोग देखें कि डाइट एंड फास्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात कि हमें डाइट एंड फास्टिंग के लिए पेशेंट को कन्विंस करना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो पेशेंट है उसको कन्विंस करने के लिए कि आप फास्टिंग करेंगे, आप इतनी आपको लॉन्ग टर्म फास्टिंग करनी होगी, तो इसीलिए हम लोग जो डाइट एंड फास्टिंग लॉन्ग टर्म फास्टिंग के लिए कोई भी पेशेंट बहुत कम होते हैं कि जो मानते हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम शेड्यूल रहता है वो रहता है, अगर वो लोग ऑफिस चले गए तो वो फास्ट डाइट भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग उनको डाइट थोड़े थोड़े उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाइक 5 टाइम्स में, अगर हम लोगों ने 3 टाइम की डाइट जो है हमने उनको 5 टाइम में डिस्ट्रीब्यूट की, तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस करके उनकी डाइट में, और जैसे कि उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको डेली फास्टिंग की जगह पे वंस इन अ वीक फास्टिंग, और जैसे उनकी प्रेफरेंस रहती है कि हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर पाएंगे, हम लोग प्रॉपर फास्टिंग नहीं कर सकते, इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोग इतने टाइम तक कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है, अगर हमने अपनी बॉडी में जो मशीन है उसको थोड़ा सा टाइम दिया रिलैक्स करने के लिए, तो बॉडी की मशीन, बॉडी का फंक्शन ही खुद का ऐसा है कि वो खुद ही अपने आप को ठीक करने लगती है। रेस्ट का टाइम देंगे तो वो अपने आप को नॉर्मल करने के लिए खुद से ही
अपना फंक्शनिंग जिसे हम लोग कहेंगे वो करने लगेगी। तो इससे क्या होगा, वो खुद को ही डिटॉक्स अपने आप कर देगी क्योंकि उसके पास टाइम है। उसको खाना अगर हम लोग हर थोड़ी-थोड़ी देर में खाते रहेंगे, कुछ भी खाएँगे, उसको टाइम चाहिए मशीन को कि हमारा फूड डाइजेस्ट करे, उसको ठीक करे, राइट? हाइड्रोथेरेपी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उनको टॉनिक सिक्स पैक देना स्टार्ट कर देंगे और कोल्ड पैक्स देंगे जिससे कि जो इन्फ्लेमेशन है अंदर बॉडी में, अगर हम लोग बाहर से कोल्ड पैक्स दे रहे हैं बॉडी में, राइट, तो हम अंदर जो बॉडी की सेल्फ हीट है वो जनरेट होगी खुद से। तो वो खुद से ही जो आपकी सिस्ट है उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगी। और हम लोग स्टार्टिंग में हमारी मैनेजमेंट क्या रहती है नेचुरोपैथी में कि पीसीओएस पीसीओडी के लिए कि फर्स्ट स्टेप ही हमारा रहता है कि हमें डिटॉक्स करना है पेशेंट को। तो अगर हम लोग डिटॉक्स करते हैं, इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी में है तो हम लोग बाहर से कोल्ड पैक देना स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग डिटॉक्स कर रहे हैं तो डिटॉक्स के लिए हम लोग स्टार्टिंग में उनको हॉट बाथ देना स्टार्ट करेंगे, हॉट पैक्स देना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि जो बॉडी है वो डिटॉक्स होना स्टार्ट करे। ये नेचुरोपैथिक का कॉन्सेप्ट है डिटॉक्स के लिए कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए ही हम उनको देंगे, लाइक 2-3 डेज़ दिया हम लोगों ने और फिर हम लोग उसके बाद जो है उसका जो डिटॉक्स मतलब जो अभी अंदर चीज़ें ब्रेक डाउन हुई हैं उसको मतलब फिल्ट्रेशन करने के लिए बॉडी से, हम लोग उनको देना स्टार्ट करेंगे कोल्ड पैक, राइट? अब बात करते हैं अगर हम लोग ये पीसीओडी के लिए मैनेजमेंट हम लोग इजीली कर सकते हैं। अगर हम लोग पीसीओएस की बात करें, पीसीओएस में मेनली जो हमारा इफेक्ट होता है, लिवर इफेक्ट होता है। लिवर के लिए हम लोगों क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा एंडोक्राइन डिसऑर्डर में आ जाता है, तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर जो हम लोग आता है, उसमें हम लोग अगर उनको दे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उनको दी। लेकिन पीसीओएस में ये हमारा ड्रॉबैक आ जाता है एक कि अगर हम लोग उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर उन लोगों ने थोड़े टाइम तक उसको मैनेज नहीं किया, तो वो वापस से रिवर्स हो सकता है, राइट? इसमें एक चीज़ ये है कि अगर हम लोग उनको दे रहे हैं, हम लोगों को उनको कंटिन्यूएशन में देना पड़ेगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर हम लोग उनको देंगे, तभी हम लोग पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि पीसीओएस जो है वो सीवियर और कॉम्प्लेक्स डिसीज़ है हमारी एज़ कंपेयर टू पीसीओडी। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट अगर हम लोग योगा आसन दे रहे हैं, योगा हम लोग देते हैं नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट में पीसीओएस के लिए, तो ब्रिज पोज और सेतु बंध आसन। तो हम लोग इसमें क्या देते हैं फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट, इसको हम लोग एम्प्टी स्टमक करने के लिए के टाइम पे बोलते हैं। जैसे अगर हमारा पेट अगर हम लोग सुबह उठे हैं एकदम, तो अगर हम लोग ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर आप योगा कर रहे हैं या आप प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं, तो सुबह का टाइम एक सबसे अच्छा टाइम होता है योगा करने के लिए। तो क्योंकि उस टाइम आप फ्रेश होते हैं, आपने फ्रेशन अप हुए, आप एकदम एनर्जेटिक हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है कि आप कोई भी एक्सरसाइज करें पूरे दिन से। अगर वो आपके प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग है, पेशेंट के प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग है कि अगर उसको उस टाइम पीरियड पे वो उसके पास उतना टाइम नहीं है, तो हम लोग ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने अगर लंच या डिनर किया है, तो उसके बाद क्योंकि कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि उनके पास दिन में भी टाइम नहीं है, उनके पास ये है कि भई वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, वो सुबह चले गए और वो रात में आ रहे हैं। तो वो लोग ये कहते हैं कि मैम या तो हम डिनर के टाइम पे करें क्योंकि हमारे पास सुबह इतना टाइम नहीं है और लंच के बाद तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो हम लोग उनको ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि या तो आप अपना जैसे लंच टाइमिंग के बाद आपने स्नैक टाइम पीरियड जो आपका ऑफिस में है, आपने उस टाइम पे खाना खा लिया या आपने जो भी स्नैक ले लिया, उसके बाद आप जब घर आ रहे हैं, आपका 2 ढाई घंटे या 3 घंटे का गैप हो गया है, तो आपका स्टमक जो भी है और आपको लाइट फूड खाना है कि जिससे आपकी बॉडी उसे इज़िली डाइजेस्ट कर पाए। तो अगर वो डाइजेस्ट कर लेती है इज़िली क्योंकि है नॉर्मल आप खाएँगे, लाइट फूड खाएँगे तो वो बॉडी को इतना टाइम नहीं लगेगा आपकी डाइजेस्ट करने में। तो इसलिए हम लोग ये मना करते हैं कि आप उस टाइम पे ऑयली फूड या जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड कोई भी ना खाएँ उस टाइम पे क्योंकि आपको अगर घर आके आपको योगा करना है, तो वो इतनी उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को चाहिए 5 टू 6 आवर्स और मोर देन दैट। तो इसलिए हम लोग ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप लाइट स्नैक खाएँगे, तो आपके पास जब तक आप 2-3 घंटे हो जाएँगे, आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर जाएगी वो खाना, तो आपका जो पेट है वो थोड़ा खाली हो जाएगा। इसलिए आप इज़िली ये
कर सकते हैं पोजेज योगा के, आसन के। कोबरा पोज हम लोग कर सकते हैं सेकंड ब्रेक्स में। और इन चीजों में ये है कि ये जो आसन हैं और प्राणायाम हैं, ये हम लोगों को आराम आराम से करनी है। लाइक कि जो प्राणायाम है उनको प्रॉपरली इनहेल करना है और प्रॉपर एक्सहेल करना है। ये नहीं कि हम लोगों ने जल्दी जल्दी में कर लिया कि नहीं हमारे पास शॉर्ट टाइम टाइम नहीं है इतना, तो हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग रेगुलर ही आपको करना है। आप 4 या 5 टाइम्स इन अ वीक भी करेंगे तो भी ये सफिशिएंट है आपके लिए। तो ये कुछ पोजेस हैं योगा के। ब्रिज पोज हो गया, कोबरा पोज, भुजंग आसन, सेतु बंध आसन और नौका आसन, कपालभाति प्राणायाम, तब वांग आसन। मतलब हमें इसमें रिलैक्सिंग टेक्निक्स जितनी भी है वो भी देनी है कि ये प्रोसेस ऐसा है कि पेशेंट को हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है। ये अगर पेशेंट एक बार हमसे कंसल्ट करके गया है तो वो हमसे कॉल पे या ऑनलाइन भी कनेक्ट करके वो डायरेक्टली हमसे पूछ सकता है, और ये चीजें वो घर पे भी अपने आप कर सकता है। रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई पोज, सेतु बंध आसन, चाइल्ड पोज हो गया, लोटस मेडिटेशन हो गई, शलभासन हो गया। ये सारी चीजें और ये टिप्स हैं इसके साथ साथ कि ये हमें कैसे और कब कब क्या क्या परफॉर्म करना है। नेक्स्ट, अब हम लोग ये चीज देखेंगे कि हमने इसको इंटीग्रेट क्यों किया नेचुरोपैथी को पीसीओएस एंड पीसीओडी ट्रीटमेंट के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ। तो जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन है वो डॉक्टर काउंट कैसोमेटी ने इन्वेंट किया था। वो फादर है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन के। ये इटली बेस्ड मेडिसिन है जो कि इटली से आई थी। फिर ये फर्दर आगे प्रैक्टिसिंग के लिए जर्मन एंड स्विट्जरलैंड में प्रैक्टिस होती है मोस्टली। अब ये इंडिया में भी आ चुकी है। 1906 में ये इंडिया में आ गई थी प्रैक्टिसिंग के लिए। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रिंसिपल है वो है कॉम्प्लेक्सा, कॉम्प्लेक्सेस और क्यूरिनेटर। इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मानना ये है कि बॉडी जो हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी है उसमें जितनी भी कॉम्प्लेक्स डिजीजेस हो रही हैं तो उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ रेमेडी चाहिए कंप्लीटली क्योर के लिए। लाइक कि जो हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी है उसकी जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स डिजीजेस हैं उसको क्योर करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ रेमेडी चाहिए हमें। ये इस प्रिंसिपल पे काम करती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन है क्या? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन जो है वो एक प्लांट बेस्ड मेडिसिन है जो कि इलेक्ट्रो का मीनिंग जो होता है कि बायो एनर्जी। जितने भी नेचर, ये बहुत ज्यादा सिमिलर है हमारी नेचुरोपैथी से, क्योंकि ये होलिस्टिक अप्रोच भी पे भी काम करती है और ये हमारा नेचर पे भी काम करती है पूरा। क्योंकि जितनी भी इसकी जो ये थेरेपी बेस्ड है वो सारी की सारी नेचर पे बेस्ड है। क्योंकि इसमें ये चीजें हैं कि जितने भी नेचर में प्लांट्स प्रोवाइड हैं हम लोग उसके एक्सट्रैक्ट को निकाल कर उससे मेडिसिन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट टेम्परमेंट, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डिसीज, टाइम ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसीज मेडिसिन बनाएंगे। कोई भी एक मेडिसिन जरूरी नहीं है कि ये मेडिसिन हम लोगों ने इस पेशेंट डायबिटिक पेशेंट को हमने ये मेडिसिन दी है तो सेम डायबिटिक पेशेंट ये दूसरा है तो वही सेम मेडिसिन इसको वर्क करेगी, नहीं। उसके लिए मेडिसिन अलग है क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परमेंट अलग है, उसकी प्रकृति अलग है, उसकी डिसीज का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अलग है। इसीलिए दोनों की ही जो अकॉर्डिंग टू पेशेंट हमारी जो मेडिसिन है वो हर किसी के लिए डिफरेंट वर्क करती है। इसमें क्या होता है कि इसमें 114 मेडिकल प्लांट 114 मेडिकल प्लांट्स होते हैं कि जिसमें से कि हम लोगों ने 58 रेमेडीज बनाए हैं जो कि 8 ग्रुप्स में और 5 इलेक्ट्रिसिटी में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रो मीन्स की जितनी भी बायो एनर्जी जो कि प्लांट जो एब्सॉर्ब कर रहा है थ्रू द सन, हम लोग उसको इकट्ठा करके प्लांट के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी रेमेडीज के लिए काम करेगा।
Electro comes from the electrobioenergy content extracted from the plants and the way that energy is extracted and made into remedies. उसको ही हम लोग एक्सट्रैक्ट जो हम लोगों ने किया है उसको रेमेडीज फॉर्म में हम लोग फॉर्म करेंगे. The cells and the tissue of the organs are dynamized through the CNS. ये जो डायरेक्टली जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिससे कि पूरी की पूरी हमारी बॉडी चल रही है, जिसके थ्रू हमारे कमांड्स आ रहे हैं, सेल्स और टिश्यू जो वर्क कर रहे हैं, ये उस पर काम करती है. बिकॉज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक मोटो है टू बैलेंस, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बैलेंस बिटवीन द ब्लड एंड द लिम्फ. लाइक कि क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो ब्लड और लिम्फ के डिसबैलेंस से या उनका जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसके डिसबैलेंस से हो रही है, उसमें वो मेंटेन नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में डिसीजेस अकर हो रही हैं. राइट. क्योंकि अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लड में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं बॉडी के अंदर, और हमारा जो लिम्फ है वो जितना भी हमारा एक्सक्रीशन है बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट का वो नहीं पास आउट हो रहा है, हमारी बॉडी में से ड्रेन नहीं हो पा रहा है, तो वो एक्यूमुलेट होता रहेगा बॉडी में और वो मॉर्बिड मैटर के फॉर्म में बन जाएगा हमारी बॉडी के अंदर और वो टॉक्सीमिया क्रिएट कर देगा. और होम्यो का मीन्स है, होम्यो हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड होम्योस्टेसिस, meaning the equilibrium or balance of lymph and blood is maintained by the body for the normal functioning of all the organs. जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी होम्यो मीन्स इक्विलिब्रियम, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है इसका, कि बॉडी जो है सारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उनकी जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल हो और हेल्दी वे में हो. पैथी है कि मींस कोई भी सिस्टम ऑफ द ट्रीटमेंट, तो इसीलिए हम लोग इसको ये चीज बोलते हैं. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है वो कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट है, कि ये कोई एक ऐसा नहीं है कि आप ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट कहेंगे या आप कहेंगे कि ये पूरा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसकी जो फार्मेसी है वो अलग है, इसकी फार्मेसी जो है इसका मेट्रिका मेडिका जो है वो अलग है, इसकी जितनी भी रेमेडीज फॉर्मेशन है वो अलग है, इसकी जो प्लांटिंग है वो अलग है, सेपरेट है. प्लस इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग जो मेडिसिन इसमें बनाते हैं वो ये है कि हम लोगों ने प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया, उसको डिस्टिल वाटर में एक्सट्रैक्ट को जो भी हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है जिस भी प्लांट से उसको डिस्टिल वाटर में फॉर्म करके मिला के हम लोगों ने उससे एक दवाई बनाई. लाइक इसमें ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, बी इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, ए ग्रुप है, एस ग्रुप है, बी है, एस है, पी है, एल है. तो इन ग्रुप्स में अलग अलग नंबरिंग की मेडिसिन होती हैं, लिक्विड होते हैं. तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोगों ने, हमारी बॉडी जो है वो वाटर बेस्ड है 70%, हमारा जो सेल्फ फॉर्मेशन है वो वाटर बेस्ड है, तो इसमें ये होता है कि हम लोगों ने जो मेडिसिन बनाई है वो वाटर बेस्ड है, इसमें कोई भी एथेनॉल वगैरह हम लोग एल्कोहल यूज नहीं करते हैं किसी भी तरह की, सिर्फ और सिर्फ इसमें डिस्टिल वाटर यूज होता है. तो जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया मेडिसिन जो बनाई हम लोगों ने, मान लीजिए कि हमने ए ग्रुप में A1 मेडिसिन बनाई, उसको हम लोगों ने पेशेंट को कंज्यूम करने के लिए दिया. वो बॉडी है, बॉडी वाटर है, वो डायरेक्टली जो वाटर है वो डायरेक्टली सेल में ट्रांसफर होगा. सेल में ट्रांसफर होगा तो वो मेडिसिन के साथ गया है, वो प्लेन वाटर नहीं है. राइट. उसके साथ साथ वाटर के साथ साथ मेडिसिन भी जा रही है, तो वो सेल में गया है, तो वो जो उसका वर्क एफिशिएंसी होगी वो अपग्रेड हो जाएगी. जैसे कि अगर आप नॉर्मल दवाई ले रहे हैं, आप उसको एक इन द फॉर्म ऑफ चूरन या इन द फॉर्म ऑफ आप उसको टैबलेट के फॉर्म में दे रहे हैं, किसी भी फॉर्म में दे रहे हैं, आपने उसको दी, अब उसको डाइल्यूट होने में टाइम लगेगा बॉडी में. ठीक है. तो उससे जो एफिशिएंसी है वो उस मेडिसिन की 50% डिक्रीज हो जाएगी. इसमें यही चीज का बेनिफिट है कि जो हम लोगों ने मेडिसिन दी है वो वाटर बेस्ड मेडिसिन है पूरी की पूरी, उसको हम लोगों ने दी, वो डायरेक्टली सेल में ट्रांसफर होगी. सेल में अगर वो ट्रांसफर होगी तो जो उसकी वर्क एफिशिएंसी है वो 99% हो जाएगी. राइट. ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है वो नेचुरल है, हार्मलेस है, सिंपल है, नॉन टॉक्सिक और नॉन अल्कोहलिक ट्रीटमेंट है. ये रेमेडी जो है वो प्योरीफाई करती है आपके लिम्फ और ब्लड सिस्टम को ह्यूमन बॉडी के, टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द लिम्फ एंड द ब्लड सिस्टम. अगर मेंटेन हो जाएगा ब्लड और लिम्फ में, ब्लड सिस्टम में और लिम्फ सिस्टम में बैलेंस, तो हमारी बॉडी में आधे से ज्यादा बीमारियां जो है वो खत्म हो जाएंगी.
It can find and destroy the gravest disorder of the organism by purifying it, or can help to prevent the disease by keeping the body pure and respecting the will of the creator. इसका क्या है कि ग्रेवेस्ट डिसऑर्डर को ये ऑर्गेनिजम्स को ये प्योरीफाई करती है और ये प्रिवेंट करेगी आपको डिसीज से। जरूरी नहीं है कि आप जैसे एक पीसीओएस के लिए आप दवाई ले रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पीसीओएस के लिए ही काम करेगी, वो उसके रूट कॉज पे काम करेगी कि वो किस वजह से हो रहा है और वो क्यों हो रहा है, वो उस पे वर्क करेगी, वो उसको खत्म करेगी। तो बॉडी जो है, जो आपका सीएनएस सिस्टम है, वो कमांड ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज होती जाएगी। तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हील करेगी, तो बॉडी अपने आप खुद ब खुद हील करेगी उसके लिए। It has the power to restore the imbalance within the body by acting through the sensitive nerves reach and remove the root cause of the disease. इसमें रिस्टोर, इसके अंदर ये पावर है कि ये रिस्टोर करे इम्बैलेंस को बॉडी के अंदर जो है वो एक्ट करेगा सेंसिटिव नर्व्स के थ्रू और पहुंच कर उस जगह पे रूट कॉज पे पहुंच कर उसके रूट कॉज को रिमूव करेगा जो डिसीज जिस वजह से हो रही है। It used to stimulate the body's natural healing system, immune system and help the body to heal itself. ये स्टिमुलेट करता है बॉडी के नेचुरल हीलिंग सिस्टम, इम्यून सिस्टम को, कि बॉडी खुद ब खुद जो है वो हील करे। और ये नॉन एडिक्टिव है, ये इसका कोई एडिक्शन नहीं है। लाइक जैसे हम किसी भी और पैथी में बात करते हैं, पर्टिकुलरली मैं की पैथी में इसे नेम नहीं करती, तो ये चीज अगर आप किसी भी पैथी में नाम कर रहे हैं, कोई भी है, अगर आप ले रहे हैं कोई मेडिसिन ले रहे हैं कि आपने हेडेक के लिए ली, लेकिन आपने वो ले ली, आपको आराम मिल गया, फिर आपने उसको दोबारा हुआ तो आपको फिर बॉडी को ये हो गया कि नहीं वो मेडिसिन लेने से मुझे आराम मिल गया था, तो आपने वो दोबारा से ले ली। तो इसके अंदर यही चीज है कि ये नॉन एडिक्टिव है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये, अगर आप इस मेडिसिन का किसी भी डिसीज के लिए वो पर्टिकुलर कोर्स टाइम पीरियड जो है वो अगर आप पूरा कर रहे हैं, और तो फिर आपको ये चीज दोबारा से मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चीज आपको है ही नहीं, रहेगी ही नहीं फिर। और दूसरी बात कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर जैसे आप कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि कई पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी हैं क्योंकि उनको जैसे पीसीओएस एंड पीसीओडी में रिलीफ मिल गया है, तो उन्होंने पीसीओएस पीसीओडी ट्रीटमेंट में रिलीफ पेशेंट को अगर हम लोग चाहे नेचुरोपैथी के थ्रू दें या नेचुरोपैथी प्लस इलेक्ट्रो के थ्रू दें, तो उसमें ये होता है कि जो रिलीफ होता है कि वो आपके पेशेंट को फर्स्ट मंथ में ही मिल जाता है कि उसकी साइकिल जो है वो नॉर्मल होने लग जाती है। अगर वो साइकिल जैसे नॉर्मल होने लग जाती है तो पेशेंट ये सोचता है कि नहीं मेरे को अब नॉर्मल होने लग गया है तो मेरे को आगे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये चीज है कि पेशेंट अगर उस चीज को मेंटेन भी करके रखता है तो वो भी आगे तक उसको दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट, ये जो रेमेडी है ये सिर्फ और सिर्फ सिम्टम रिमूव करने के लिए नहीं है बॉडी के अंदर से, बट ये पूरी की पूरी डिसीज पे काम करती है, उसके रूट कॉज पे काम करती है और उसका जो रूट कॉज है उसको रिमूव करती है। इट इट देयरफॉर वर्क्स ऑन द होल बॉडी एज अ होल। इसीलिए उसको कहते हैं कि जो ये वर्क कर रही है बॉडी पे, पूरी की पूरी बॉडी पे ये आपके वर्क कर रही है। इट इज रिलेटेड टू द ऑड फोर्स, जो कि हमारी बॉडी की वाइटल फोर्स होती है बॉडी की, जिसको हम लोग कहते हैं कि इम्यून फोर्स होती है, कि बॉडी खुद ब खुद हील कर रही है और बॉडी खुद ब खुद अपना, क्योंकि बॉडी के पास खुद का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जब वो डिस्टर्ब होने लग जाता है तो बॉडी खुद ब खुद हील नहीं कर पाती है। तो ये उस पे काम करती है आपकी। तो ये अगर ये उस पे काम कर रही है तो बॉडी आप वो ये उस वाइटल फोर्स को नॉर्मल करेगी, ये उस ऑड फोर्स को नॉर्मल करने लग जाएगी, तो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अपने आप ही वर्क करने लगेगा। नेक्स्ट, कि ये जो मैंने इंटीग्रेशन किया है ये मैंने क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि जो लाइफस्टाइल रूटीन ऑफ द पेशेंट होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने नेचुरोपैथी मैनेजमेंट में कहा था कि डाइट और फास्टिंग है, हाइड्रोथेरेपीज है, लेकिन अगर हम लोग कई चीजें सोचे कि जैसे जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में वर्क कर रही हैं लेडीज या जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरे लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखें या वो सर्काडियन रिदम को अपनी मेंटेन कर पाए। तो ये इसलिए है कि वो थेरेपीज अपने अकॉर्डिंगली लेंगी, लेकिन थेरेपीज के साथ साथ, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मेडिसिन है हम लोग इनको बाय इन्हें आपको दवाइयाँ डायरेक्ट लिक्विड के थ्रू भी दे सकते हैं और आप पीने के लिए, या आप उसको एज ए कंप्रेस भी यूज करते हैं हम लोग,
या एज हम लोग उनको एक ऑइंटमेंट के थ्रू भी यूज करते हैं कि डायरेक्टली आप एप्लीकेशन कर ले। तो इसमें ये होता है कि जैसे अगर हम लोग हिप बाथ दे रहे हैं तो हिप बाथ के साथ साथ हम लोग उसमें इलेक्ट्रो की मेडिसिन भी आप डाल देते हैं कि एज वो कंप्रेसर काम करेगी। नहीं तो वो जैसे अगर हम लोग कोई पैक दे रहे हैं तो वो उसमें दे दिया हम लोगों ने कि कंप्रेस के थ्रू में काम करेगी। अगर हम लोग हिप बाथ दे रहे हैं तो हम लोगों ने उसके जो हम लोगों ने जो हिप बाथ का टब है उसके अंदर हम लोगों ने और दवाई डाल दी, एक्सट्रैक्ट डाल दिया जो हमें उसको देना है उस पेशेंट को। तो वो डायरेक्टली वाटर के थ्रू, क्योंकि हाइड्रोथेरेपी का भी फंक्शन होता है, डायरेक्टली वो सेल में आपके जाएगी, आपके सेल के थ्रू वर्क करेगी। सेम जो इसका फंक्शन है जैसे मैंने बताया था पहले भी कि वो आपके सेल्स में डायरेक्टली जाती है। तो ये उसके जो फंक्शन को और जो वर्क एफिशिएंसी है उसको ये बढ़ा देता है, 110% कर देता है। तो मेरा जो मेन मोटो है इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक को कंबाइन करने का विद नेचुरोपैथी फॉर पीसीओएस यही है कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम लगता है। जैसे कि जो अगर हम लोग थेरेपी दे रहे हैं हमें उस पेशेंट को उस टाइम पीरियड, जैसे मेरे को हिप बाथ देना है उसके लिए मुझे कंटिन्यूसली 7 डेज देना है। 7 डेज देने की जगह पे मैं उसको सिर्फ 2 या 3 डेज दूंगी विद द इलेक्ट्रोमेडिसिन। और पेशेंट को ये होता है कि हमें टाइम पीरियड कम लगा, हमें उनकी डाइट पे भी ऐसा कुछ हमें कंट्रोल नहीं करवाना पड़ता है, सिर्फ उनको जंक फूड बाहर का मना करना होता है और आप जितना कम खा सके उतना, कि हमें पूरी तरीके से मना नहीं करना है। और हमें एज सच उनको कोई प्रॉपर डाइट पे डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है इस चीज के लिए, क्योंकि वो काम करेगी आपका हमारी इलेक्ट्रो की मेडिसिन उसके लिए। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया है इसके साथ, जो कि पेशेंट सर्काडियन साइकिल मेंटेन करने के लिए नॉट एबल टू मेंटेन द सर्काडियन साइकिल। तो पेशेंट सर्काडियन साइकिल मेंटेन नहीं कर पाते हैं जिनके जैसे जिनका टाइम ड्यूरेशन अलग है और वर्किंग आवर्स अलग हैं और वो उस टाइम पे नहीं वो चीज मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग मेनली एक चीज लेके चलते हैं इसके अंदर की जो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल चाहिए, मेन डाइट जो हमें चाहिए वो टाइम पे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमारा सर्काडियन साइकिल जो है वो सबसे जल्दी खराब होता है, प्लस जो स्लीप पैटर्न है उसकी वजह से। तो अगर वो चीज नहीं वो मेंटेन कर पा रहे हैं तो हम लोग इन थेरेपीज के साथ साथ अपनी इलेक्ट्रो की मेडिसिन उनको देंगे कि जिससे वो चीजें इतनी ज्यादा बॉडी पे इफेक्ट ना हो। क्योंकि अगर हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हमारा नेचुरोपैथी का मोटो ही ये है कि अगर हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि हमें उनकी सर्काडियन साइकिल को मेंटेन करना है, लेकिन वो फिर भी सर्काडियन साइकिल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क शेड्यूल और जो इनका जितना भी वर्किंग आवर्स है, जो भी इनका डेली का शेड्यूल है उसकी वजह से। तो इसीलिए अगर वो सर्काडियन साइकिल मेंटेन ही नहीं होगी तो वो चीज रिकवर भी नहीं होगी, ना ही वो चीज रिवर्स होगी। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नेचुरोपैथी के अंदर कि अगर हम लोग पीसीओएस एंड पीसीओडी में अगर हम लोग दे रहे हैं, ये थेरेपीज दे रहे हैं, राइट, तो अगर उस पेशेंट ने मेंटेन करके रखी तो वो ठीक है, बट द थिंग इज कि अगर वो मेंटेन नहीं करके रखता है तो वो फिर से उसको होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। क्योंकि मेरे पास 2 पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनके उन्होंने नेचुरोपैथी का सिर्फ स्टार्टिंग में मैंने नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया था, तो नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट के साथ उन्होंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनके बाद उन्होंने थोड़ा टाइम मेंटेन रखा, फिर वो वापस से आ गए अपने रूटीन पे जैसे जो भी करते थे, उन्होंने चेंजेस किए। बट द थिंग इज कि वो पूरी तरीके से अपनी सर्काडियन साइकिल को मेंटेन नहीं कर पाए, तो वापस से उनकी वही चीजें रिवर्स हो गई। बट द थिंग इज कि जब मैंने उनको दोबारा ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट के साथ जो मैंने इलेक्ट्रो की मेडिसिन दी जो उनके डायरेक्टली रूट कॉज को क्योर करे, ना कि सिर्फ और सिर्फ रिवर्स करने के लिए, क्योर करने के लिए जब मैंने वो साथ में दी तो उसका जो मुझे रिजल्ट मिला है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। प्लस उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा कम है। आज की जैसे कि जितने भी कॉर्पोरेट्स वाले हैं अगर आप उनको देखें या स्टूडेंट्स हैं या जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सिस्टम है कि अगर उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहता ही है, और मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द स्टूडेंट्स पीसीओएस के जो उतने भी पेशेंट हैं वो 90% स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गर्ल्स हैं। तो उनका ये रहता है कि उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहता है ये जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टडीज, क्योंकि उनका जो टाइम शेड्यूल है उसकी वजह से। तो उसमें ये चीजें होती हैं कि उसमें हम लोग ये सिम्टम्स जो हैं वो हमें देखने में मिल रहा है कि वो रिवर्स होते हैं।
हम लोग उनको ठीक करते हैं, वो वो थोड़े टाइम तक मेंटेन रहता है, फिर से क्योंकि उनका साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और प्रॉपर तरीके से हमें क्योर नहीं होता है, सिर्फ़ हम लोग उसको रिवर्स करते हैं, वो उन्होंने मेंटेन नहीं किया, उनका फिर से वापस से वही प्रॉब्लम होने लग जाती है, वो वापस से रिवर्स करना पड़ता है। तो वो ये चलता रहता है कि क्योंकि इसमें ये है कि आपने स्टार्टिंग में थेरेपीज़ की, ये हम लोगों ने हिप बाथ्स की, कंटिन्यूएशन में 7 डेज़ और ट्रीटमेंट टाइम पीरियड में रेगुलर बेसिस पे दी, हिप बाथ्स दी, कंप्रेस किए, पैक्स किए, ये सारी चीज़ें दी, ठीक है? लेकिन आपने उसके बाद भी, ट्रीटमेंट के बाद भी आपको जब ज़रूरत पड़े, तो आपको करने पड़ेंगी वो चीज़ मतलब हिप बाथ लेनी पड़ेगी उस थोड़े टाइम पीरियड के लिए या आपको कंप्रेस लेने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि जब आपको ज़रूरत पड़े। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक बार लिया तो आप दोबारा उसको नहीं लोगे। लेकिन इलेक्ट्रो के साथ हमें ये रिजल्ट्स देखने को मिले हैं कि हमने ये चीज़ें थेरेपीज़ ली हैं तो उन पेशेंट्स को दोबारा से उस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट्स नहीं लेने पड़े। ये चीज़ है। टू एबल टू फॉलो नॉट एबल टू फॉलो द प्रॉपर डाइट जो प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर पाते हैं or not able to maintain the sleep cycle, PCOS can be reversed back after patient quit the managing routine. Take time and prolonged management. और इसके साथ ये prolonged management चाहिए क्योंकि हम लोगों को अगर हमने छोड़ दिया इसका ट्रीटमेंट, हम लोगों ने इसकी मैनेजमेंट छोड़ दी, जैसे कि पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया, फिर थोड़े टाइम के लिए उसने वो ठीक हो गया, फिर उसने मेंटेन किया, लेकिन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, फिर उसने थोड़े टाइम के लिए वो ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उतना सीवियर कंडीशन में नहीं। मेन रीज़न हम लोग पीसीओएस को विद नेचुरोपैथी क्योर नहीं कर सकते हैं, बट विद नेचुरोपैथी प्लस विद द इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वी कैन क्योर द पीसीओएस एंड पीसीओडी। दैट्स इट। थैंक यू। Thank you so much, Vaishali. So there are a few doubts I would like to ask you regarding the integration of electrohomeo with naturopathy. So my first question would be that what do you think the percentage of people getting benefits and what is the duration of the therapy? Because most people are interested to know how many days or how much duration it takes. विद द इंटीग्रेशन विद इलेक्ट्रो राइट। सो इसमें ये चीज होता है कि अभी तक जितने मोर देन 50 प्लस गर्ल्स हैं मेरे पास इस टाइम पे, जिसमें कि मैरिड वुमेन्स भी हैं जो कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद, जैसे उनको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट उन्होंने से पहले भी उनको पीसीओएस एंड पीसीओडी का प्रॉब्लम था और वो और ज्यादा सीवियर हो गया है। तो उसमें ये चीजें हैं कि टाइम ड्यूरेशन लगता है। अगर आपका पीसीओएस है तो वो मिनिमम आपका 6 मंथ लेगा टू क्योर इट, और अगर जैसे आपको नॉर्मल है पीसीओडी एंड पीसीओएस का जैसे स्टार्टिंग स्टेज है तो भी वो 6 मंथ 3 टू 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन चाहिए। और जितने भी पेशेंट्स हैं अभी वो सारे के सारे बिकॉज अभी अकॉर्डिंग जैसे कि मेरा अभी कॉलेज है तो उसके हिसाब से मैं अभी पर्टिकुलरली क्लिनिक सेटअप नहीं कर सकती क्योंकि मुझे क्लिनिक के लिए पर्टिकुलर टाइम देना होगा। तो ये जितने भी थेरेपीज हैं और जी जितना भी चेंजेस वो लोग करते हैं अपनी डाइट में और थेरेपीज जितनी भी ले रहे हैं, कंप्रेस पैक, क्रियाज कर रहे हैं और हिप बाथ्स वगैरह ले रहे हैं, तो वो लोग सब अपने घर पे खुद से लेते हैं। उनको आने की ज़रूरत नहीं होती है मेरे पास। फ़ोन टू फ़ोन कनेक्ट होता है, वीडियो कंसल्टेशन होता है, प्लस वो लोग रिपोर्ट्स अपना देते हैं, रिपोर्ट्स स्टडी होता है, फिर वो लोग उनको वीडियोज़ के थ्रू ही बताया जाता है। अगर उन्हें होता है कि जैसे उन्हें फेस टू फेस कंसल्ट करना होता है, तो फिर वो एक अपॉइंटमेंट फिक्स होती है, फिर उस पे वो लोग कंसल्ट करते हैं। अदरवाइज़ उनको आने की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो लोग घर बैठे ही सारा काम कर रहे हैं। थेरेपीज़ भी वो घर पे ही ले रहे हैं अपने। That's great कि लोगों को अच्छी हेल्प मिल जाती है with the video consultation or virtual consultation. हुँ। So my next question would be that how you are dealing with these number of patients and how do you convince a patient? Because in the complementary system of हुँ, medicine, the हुँ। convincing a patient regarding how you are dealing, that too for 6 months, it's a very big time. So या how do you convince that अगर consistency? जैसे पीसीओएस जो डिसीज़ है वो सिर्फ़ हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, राइट? फ्रॉम नेचुरोपैथी। उसमें फिर से वापस से हमारा अगर आपने मैनेज नहीं किया है तो वो वापस से रिवर्स हो जाती है।
तो पेशेंट को कन्विंस करने के लिए एक सबसे बड़ा पॉइंट है। और बेसिकली जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं वो सारे रेफरेंस बेसिस पे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट पेशेंट था उस जो रिकवर हुई और जो उसको बेनिफिट्स मिले उसने नेक्स्ट पेशेंट को किया, फिर उसके थ्रू नेक्स्ट पेशेंट, तो वो एक चेन टाइप का बनता हुआ आ रहा है अभी तक। अभी तक ऐसा मुझे कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी है कि मेरे को पेशेंट को खुद से कन्विंस करना हो ऐसा। तो उनको मुझे बताना होता है कि क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी और क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस उनको बताए जाते हैं और कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। थोड़ा-सा आपको भी इन्वेंट करना इन्वेस्ट करना पड़ेगा साथ में, क्योंकि ये डिसीज़ ऐसी है कि ये आपको अभी तो आपने जैसे लाइटली ले लिया इसको, लेकिन ये आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आपको दे सकती है। And my last question would be that how do you suggest to a naturopathy student or someone who is doing naturopathy or practicing naturopathy and yoga, that how they can learn something like this and how they can proceed further to give a therapy, that too with a ऑफिशियल लाइक लीगल डिग्री सर्टिफिकेट्स लेने के बाद कैसे वो आगे पढ़ सकते हैं, नॉट ओनली जस्ट लर्न फ्रॉम समवन एंड जस्ट डू द प्रैक्टिस बट ऑफिशियली द लीगली, दैट हाउ दे कैन डू दैट? एग्ज़ैक्टली, तो पहले हर पैथी के अंदर कुछ ना कुछ लूपहोल्स होते हैं, राइट? कि हमें किसी न किसी पैथी में है ही लूपहोल्स कि हमें एलोपैथी में है और होम्योपैथी में है, आयुर्वेद में भी है और सेम नेचुरोपैथी में भी है, सेम इलेक्ट्रोपैथी में भी है। ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रो में नहीं है लूपहोल्स। तो हमें उन लूपहोल्स को लर्न करके हमें ये देखना है कि हम वो लूपहोल्स जो हैं हमारी पैथी के अंदर, वो हमारी कौन-सी पैथी है जो कि उन लूपहोल्स को वो ठीक कर सकती है। लाइक जो वो लूपहोल्स हैं, एक तरीके से वो गड्ढे हैं, उन गड्ढों को कौन-सी पैथी हमारी भर सकती है। तो उस वे में हम लोगों को उस तरीके से जाना पड़ेगा। सो माय पॉइंट इज लाइक वो कैसे पढ़ सकते हैं इफ दे हैव टू गो फॉर अ, एजुकेशन वाइज? यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं डॉक्टर्स के, जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनके। वो हर चीज़ में बताते हैं कि आपको कैसे क्या करनी है और बहुत सारी बुक्स आती हैं, इलेक्ट्रो की भी बहुत सारी बुक्स हैं, तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा, रिसर्च पेपर्स हैं, तो हम लोगों को उसके थ्रू पढ़ना पड़ेगा। So at least any one or two books or any good institutes in India आप बता सकते डॉक्टर मंजू श्रीवास्तव की जितनी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ऊपर बुक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आप बेसिक नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आई सजेस्ट डॉक्टर मंजू श्रीवास्तव। हैं? Any इलेक्ट education institute? अ, आगरा इंस्टीट्यूट, आगरा में ही ये पर्टिकुलरली मिलेंगी, क्योंकि ये बुक्स अभी जिससे इसमें अभी इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। एक आगरा में डॉक्टर गुप्ता का क्लिनिक है इन दयालबाग यूनिवर्सिटी के पास, तो ये बुक्स वहीं पे मिलती हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उनसे बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएँगी। क्योंकि अभी इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा एक ये है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कि अभी उसमें इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोग अवेयर हो रहे हैं। एज़ सच राजस्थान में अब इसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए और इसका एक अलग से ही रजिस्ट्रेशन है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन है इनका। तो अभी इतना अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए अभी इतना ज़्यादा मार्केट में नहीं है। So with this, like I would like to conclude today's session and saying that we have learned so many things and we have got introduced with something new terminology called electrohomeopathy, and which is very new to all of us, Yes, even exactly. being in the field also, and would Yes, like everyone to know this is the interest that everyone should understand and everyone should learn something new if it is there in the therapeutic yes. way, because you are the one Actually who is from going to. इवन आई एम अ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन, मैंने भी नेचुरोपैथी के बारे में जो मुझे लूपहोल्स मिल रहे थे, उसको लर्न करने के बाद ही मुझे ये चीज़ लगी कि नहीं, मुझे नेचुरोपैथी में ये लूपहोल्स मेरे कवर हो जाएँगे, राइट? सिर्फ अगर मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ट्रीटमेंट कर रही हूँ, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है, मुझे वो 1 ईयर का लग रहा है। लेकिन अगर मैं वही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और नेचुरोपैथी को कंबाइन कर रही हूँ, वो जो टाइम ड्यूरेशन है, वो मेरा 6 मंथ का हो जा रहा है।
फॉर कि वो कंप्लीटली वो खत्म हो जा रही है डिसीज, ऐसा भी नहीं कि वो रिवर्स हो रही है और वो कंप्लीट रूट कॉज नहीं हो रहा है हमारा। तो ये चीज है, मैं भी इसी वजह से आई थी कि मेरे को नेचुरोपैथी में वो जो मेरे लूपहोल्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, वहां से कवर अप हो रहे हैं। So thank you so much, first of all, to come on our platform and to give an insight about that. What is electrohomeo? Just an insight to all the students who are going to watch this and the doctors who are going to watch this, and they can have an interest and connect with you in the future to learn from you in the detailed words. And we would happy to connect with you when you come with the clinic, because it would a great learning from you in the future also. So thank you so much once again to come on our platform and give Thank your you so precious much, time. Robert, for giving me the chance. Thank you so much.